टॉपिक है त्रिभुज के में मैंने इसमें लर्निंग आउटकम्स जो लिए हैं। बच्चे त्रिभुज को परिभाषित करते हैं। लर्निंग आउटकम्स का मतलब होता है जो हम प्रतिफल बच्चों से चाह रहे हैं कि वो निकालेगा, तो वो हमेशा प्रेजेंट में बताए जाते हैं। तो बच्चे त्रिभुज को परिभाषित करते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष 3 कोण व 3 भुजाओं से घिरी आकृति है, ये बता पाते हैं। बच्चे त्रिभुज के प्रकारों का वर्णन कर पाते हैं। इसमें हमारे जो रिक्वायर्ड मटेरियल होंगे वो चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, टीएलएम, दीक्षा है, पाठ। इसमें पहला जो हम स्टेप देख चल रहे हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। इसमें पहला पॉइंट होगा शिक्षण के प्रारंभ में। हम शिक्षण के प्रारंभ में क्या करेंगे, एक टीएलएम लेंगे। मेरा टीएलएम का नहीं है इसलिए मैं सिर्फ ऐसे बता रही हूँ। उसमें क्या करना है, टीएलएम को दिखा के हम बच्चों, क्योंकि जब बच्चा 5th क्लास से पढ़ के आएगा तो त्रिभुज के बारे में जानकारी है कि त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 कोण होते हैं। तो इससे हम उसे दोबारा से उसी को रिकॉल कराएंगे, जिससे हम उसकी एक डेफिनेशन से परिभाषित करेंगे कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसके 3 शीर्ष 3 कोण और 3 भुजाओं से 3 होते हैं सब चीज। इसमें हम एक कह सकते हैं त्रिभुज के प्रकार बता रहे हैं। त्रिभुज के प्रकार को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसे 2 भागों में वर्गीकृत करेंगे। पहला आएगा भुजाओं के आधार पर, और फिर आएगा कोणों के आधार पर। इसे समझाने के लिए हमें 20 से 25 मिनट का टाइम चाहिए। अगर ये टॉपिक बच्चे के मान समान बाहु मतलब भुजा, और सम मतलब समान भुजा मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा, जिसकी 2 भुजा बराबर हो वो हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें भी हम ऐसे बनाएंगे। इसमें 3 सेंटीमीटर दिखा दो, ये 3 दिखा दो, इसे 4 5 जो मन करे वो दिखा दो। तो इससे हमारा समद्विबाहु हो गया। विषम बाहु, जिसमें भुजा, विषम मतलब अलग अलग, परिस्थितियां अलग अलग होती है। किसी भी टॉपिक पे लेके हम समझा लो विषम का मतलब क्या है। तो विषम मतलब अलग अलग। तो कोई भी एक चित्र बनाओ, उसमें इसकी 3 रख दिया, इसका 5 सेंटीमीटर रख दिया, इसका 4 सेंटीमीटर कुछ रख दो, यानी कि इसमें कह सकते हैं इसकी तीनों भुजा अलग अलग होती है, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर आता है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज हमारे 3 प्रकार के ही होते हैं। इससे पहले हम कोण में पढ़ा चुके होंगे, तो वो बच्चे आराम से समझ जाएंगे। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। बच्चों को ये भी बताना है कि त्रिभुज का साइन ये होता है, इसलिए हम इसे ऐसे भी लिखेंगे तो इसमें कोई गलत नहीं कर रहे। अब न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण बच्चों को पता है क्योंकि वो 5 में पढ़ के आए। 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं, जिसमें हर एंगल 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि हर कोण न्यून कोण होगा, वही त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा ही, वही हमारा समकोण त्रिभुज है। और अधिक कोण, जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, उसे बोलेंगे हम अधिक कोण त्रिभुज। तो इस तरीके से हम उन्हें डिफाइन करेंगे, बच्चे जहां तक मेरे साथ समझ ही जाएंगे। थैंक यू। बेनिफिट्स हैं अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले इसका जो मेन बेनिफिट है, यानी जो मैथ का वो शिक्षण प्रक्रिया को बहुत रुचिकर बनाता है। दूसरे पॉइंट की बात करें, शिक्षण प्रक्रिया को बहुत प्रभावशाली बनाता है और बच्चों में रटने की क्षमता को कम करता है। और बात करें हम टीएलएम को, बहुत सारे मतलब इसकी महत्व है। और अगर बात करें, देखा होगा आपने कि जब बच्चों को हम टीएलएम के माध्यम से कराते हैं तो बच्चा बहुत सहभागिता होती है, बच्चे बहुत ध्यान देता है। आपने देखा होगा जब किसी गांव में जादूगर आता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, क्या आते हैं, क्यों? क्योंकि अब अगर हम बच्चों को टीएलएम दिखाते तो बच्चा क्या करता है, वो रोज ये सोचता है कि आज कुछ नया मिलेगा, कुछ नया मिलेगा। मेरे साथ होता है था, जब मैं कभी नहीं आता हूँ छुट्टी पर, तो बच्चे मुझसे सर आपके आज मन ही नहीं करता, क्योंकि कुछ ना कुछ बच्चों को नया देते रहते हैं। और टीएलएम से बच्चे, सबसे बड़ी बात है विद्यालय में नामांकन बढ़ता है और बच्चा बहुत उपस्थिति दर्ज कराता है अपनी क्लास के अंदर, पूरे विद्यालय के अंदर। बहुत सारे पॉइंट है, टाइम ज्यादा हो गया और अपनी बात को नहीं। इसके लिए मैंने टॉपिक तैयार किया है, घटा सिखाना, घटा के सवाल सिखाना, घटा सिखाना, जिसमें बच्चों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि घटा किस तरह करना है, हम जब सिखाते हैं। तो ये क्लास में मैंने किया कि अगर हम रेगुलर ये कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे थे तो जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो जल्दी से सीख लेते हैं उस चीज को।
फिर उसके बाद क्या होता है, एक मिडल के बच्चे होते हैं हमारे पास और एक स्लो लर्नर होते हैं हमारी क्लास में, क्योंकि हमारी क्लास में बच्चों में बहुत वेरिएशन होता है। तो उसी तरह हमें वो कोई भी टॉपिक को सिखाने के लिए भी वेरिएशन लाना पड़ता है, जिसका कुछ जो है एक्सपीरियंस मेरा लेटेस्ट है जो मैं अभी शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। और वो ये था कि माइनस का जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, जो हम घटा सिखाते हैं क्लास के अंदर, जो हम रेगुलर एक कॉन्सेप्ट या तो लाइनें खींच के सिखाना, या तो फिर हम कोई कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं कि हमें 5 घटाना है 12 में से, तो 2 घटाया फिर 3 घटाया, तो जो बच गया वो हमारी एक नंबर हो गया। लेकिन मेरी क्लास में एक लड़की है जो कि थोड़ा स्लो सीखती है, क्योंकि उसकी एज भी थोड़ी कम है और क्या नाम है, वो थोड़ा सीखती भी कम है, क्योंकि उसे लगता है उसके दोनों भाई बहन अच्छे कर रहे हैं तो मैं ना भी करूँ तो चल जाएगा। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट मुझे लगता है उसके ऊपर है ऐसा, तो उसको सिखाने के लिए मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो हिंदी तो पढ़ रही है, मात्रा भी पढ़ रही है टक टक के, वो निपुण नहीं हो रही है, वो अलग कॉन्सेप्ट है कि वो हमें एक पर्टिकुलर स्पीड चाहिए कि 60 शब्दों को पढ़ ले, वो हर बच्चा इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा शायद। तो मैथ्स में उसका ये हो रहा था, वो जमा के सवाल सीख रही है, हासिल वाले सवाल भी कर रही है, और घटा के वो नॉर्मल वाले तो कर लेती है बहुत सिखाने के बाद, लेकिन वो हासिल वाले नहीं कर लेती। तो उसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट, और सबसे इसमें मेन हमारा वो रहता है जो हमें हेल्पफुल रहता है कि हम उनको उन्हीं की तरह सिखाएं, उन्हीं की लैंग्वेज में सिखाएं। जो इस टाइम पे काम आया था कि मैंने उसको बोला कि 12 में से ये सोच कि 8 तुमने दे दी, एक आप कोई भी आप स्टिकर बना लो, 12 नंबर आपने उसके सामने लिखा है 1 से लेके 12 तक काउंटिंग, और आपने 5 को घटा दिया। जब वो 5 घट गए तो बचा क्या क्या, मैंने उसको उंगलियों पे भी करना सिखाया। उंगलियों पे करना सिखाना ये शायद थोड़ा ओल्ड फैशन है, बट सबसे इफेक्टिव है, क्योंकि बच्चे के पास नंबर लिखे हुए सामने हर टाइम नहीं हो सकते, लेकिन उसके हाथों की उंगलियां ऑल टाइम उसके पास है। और उसमें ये हुआ कि जैसे 5 घट गया तो मैंने उसको बोला बचा क्या, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो मैंने कहा जो बच गया उन नंबरों को हमें उंगलियों पे गिनना है, और फिर उसके बाद हमें अपनी उंगलियां गिननी है कि कितना बच गया। एक दिन उसको कराया, उसको थोड़ा कम आया, लेकिन दूसरे दिन कराने के बाद उसकी स्पीड इतनी तेज हो गई थी कि मैं सवाल बोलती थी और तुरंत उसके आगे वो गिननियां करती है, और अब उसको माइनस के हासिल वाले सवाल भी आ गए हैं। और ये वाला कॉन्सेप्ट जो थोड़ा तो ओल्ड है, लेकिन सबसे इफेक्टिव मुझे उसके मैटर में यही लगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ सीधा चले जाते हैं कि टीएलएम बनाओ, ये बनाओ, लेकिन उसके लिए टीएलएम मेरे को कोई काम नहीं करा। उसके लिए काम करा जो अपना पुराना मेथड था, उंगलियां यूज करना, और ये बता देना कि बेटा वो तूने दे दिए, 8 नंबर दे दिया, अब कौन सा बच गया, 1 से 8 तक तो तूने दे दिया, अब बचा क्या, 9, 10, 11, 12, कितने बच गए, 4, कितनी उंगली, 4। तो अब वो गिन भी स्पीड से रही है और आंसर भी बहुत जल्दी कर रही है। उसके इस चीज में मुझे हेल्पफुल रहा है, होप कि आपके लिए भी काम करेगा। थैंक यू सो मच। Good afternoon, teachers. Myself, Sachin Kant Sharma. I am working as an assistant teacher in Composite UTS Kheda. Today I am here to discuss about निपुण लक्ष्य ऐप। सम्मानित शिक्षक साथियों, आज हम निपुण लक्ष्य ऐप के बारे में जानना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले निपुण वर्ड जो है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। निपुण स्टैंड्स फॉर, कोई बताना चाहेगा? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड इंग्लिश, यानी हिंदी में राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन। सबसे पहले बात करते हैं कि शुभारंभ कब किया गया है और किसके द्वारा किया गया। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 5 जुलाई 2021 को इसका शुभारंभ किया गया। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कक्षा 3 तक के बच्चों को बुनियादी भाषा और गणित का ज्ञान कराना, यानी समझ के साथ पढ़ना और लिखना और अंकों का ज्ञान, ये उनको आ सके। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो निपुण लक्ष्य ऐप डेवलप किया गया है उसके बारे में आज हम जानने आएंगे। कुछ सेगमेंट्स में आपको मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटअप ऑफ निपुण लक्ष्य ऐप, देन सेटअप ऑफ रीड अलोंग ऐप बाय गूगल एंड इट्स कनेक्शन विद निपुण लक्ष्य ऐप, एंड देन how to do assessment of students using निपुण लक्ष्य ऐप, and in last निपुण संवाद,
ये जो निपुण संवाद है ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो वर्जन है उसमें ऐड हुआ है। तो एक तो तरीका ये है कि जिन टीचर्स के पास निपुण लक्ष्य ऐप है और यूज नहीं हो पा रहा है वो अपना फोन ओपन कर दे, निपुण लक्ष्य ऐप को ओपन कर दे। मेरा नाम प्रवेश कुमार, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय लंगरखेड़ा। आज जो मेरा टॉपिक है वो रीडिंग कैंपेन से संबंधित है, जो एक 100 डेज का प्लान है जिसमें एक राष्ट्रव्यापी एक कार्यक्रम है बुनियादी साक्षरता मिशन के अंतर्गत। इसमें बच्चों को बुनियादी शिक्षा, साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करवाना है। और इसकी जो बच्चों की आयु है वो 3 से 9 वर्ष के बीच की है। जो आज भी निपुण लक्ष्य आपके अंतर्गत जो चल रही है, कक्षा 1 से लेकर 3 तक विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग है कि बच्चों में भाषा, बुनियादी भाषा और संख्या ज्ञान कराना है सुनिश्चित। हमें बच्चे को निचले स्तर से उठाते हुए ऊपर तक लेके जाना है। जो सरकार द्वारा या शासन द्वारा जो हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार उनका पालन तो करना है, लेकिन हमें अपने हिसाब से जो बच्चे इजीली तरीके से सीख सके उस पर भी ध्यान देना है। शासन द्वारा दी गई जितने भी निर्देश हैं उनका पालन करते हुए हमें अपने तरीके से भी बच्चों को डील करना है, जिससे वे सुगमता पूर्वक बुनियादी शिक्षा, संख्या ज्ञान को सीख सके। उसके लिए जरूरी है बच्चों के साथ तालमेल बैठाना, उनके साथ TLN का यूज करना, एक मैत्रीपूर्ण भाव उनके साथ व्यक्त करना। बच्चा अध्यापक के सामने आके डरे नहीं, झिझके नहीं, वो अपनी बात स्पष्ट रूप से कह सके बिना डरे। एक भय मुक्त, बिना मतलब एक भय का वातावरण स्कूल में नहीं होना चाहिए। बच्चे बिना भय मुक्त वातावरण में अपनी बात सहजता से अध्यापक से कर सके, सीख सके। उसके लिए हमें बच्चों के साथ तालमेल बैठाना है और हम सभी इसी पे काम भी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो इस समय 100% हमारे अध्यापक या अध्यापिकाएं जो भी हैं वो विद्यालय मेहनत कर रहे हैं। बस थोड़ी सी कमी जो एक अध्यापक महसूस करता है वो जो है कि बच्चों का विद्यालय न आना, क्योंकि हम सभी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन बच्चों का विद्यालय न आने के कारण हम उन चीजों को एक मतलब जहाँ हमारा एक मूवमेंट बनता है बच्चों पढ़ाने का, एक मतलब अध्यापक लेवल लेके चलता है, वो टूट सी जाता है। इसमें जब तक बच्चों के माता पिता और बच्चों की भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक एक अध्यापक उसमें कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो सरकार से और गांव वालों से ही निवेदन करूंगा कि इसमें अपनी भूमिका भी जरूर निभाएं। अध्यापक तो भी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन यदि हमें माता पिता का यदि सहयोग मिल जाए, बच्चे असिस्टेंट टीचर और शिक्षक समिति। आज का मेरा टॉपिक है FLN। अब जैसे शाब्दिक अर्थ इसका निकालेंगे तो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी आधारभूत साक्षरता एवं अंक ज्ञान का या संख्या ज्ञान, ये चलता है इसका। और इसमें फिर दोनों चीज़ों पे जो काम होता है, जो हमारा जब से NEP 2020 आया है इसमें इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है FLN। और फिर जो निपुण जो है हमारा, ये भी इसी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ आगे बढ़ता है। इसमें सबसे पहले NEP के अगर फुल फॉर्म देखते हैं तो इसमें भी ये कहीं ना कहीं समाया है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अगर इसका शाब्दिक हिंदी अर्थ करें तो आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता के लिए राष्ट्रीय थे, यानी आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता के लिए राष्ट्रीय थे। क्या देखा गया था कि बच्चे जो है कक्षा 5 पास कर गए या 8 हो गए, लेकिन उनका जो बेसिक जो मैथ या लैंग्वेज से जुड़ी हुई समस्याएं रह जाती थी।
बस सर्टिफिकेट मिल गया आगे बढ़ गए। तो इस चीज़ों को क्लियर करते हुए अब ये है कि समझ के साथ बच्चा सीखे और जिस क्लास का वो पास आउट हुआ है उसकी जो नॉलेज है मैथ से रिलेटेड या लैंग्वेज से रिलेटेड वो पूरी तरह से जो है उस पर एकदम खरा उतरे, कभी भी उसका जो असेसमेंट हो किसी भी लेवल पर। कई बार क्या होता है हम विद्यालय लेवल पर उसे पास आउट कर देते हैं, लेकिन जब कहीं आपको रीडिंग करके बता देता हूँ। इसमें विषय है हिंदी, प्रकरण है उपकार। सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं इसके? छात्रों के शब्द भंडार को वृद्धि करना, विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति को विकसित करना, निर्धारित पाठ्य वस्तु के सभी तत्वों का विवेचन करना। अच्छा, इसके विशिष्ट उद्देश्य क्या है? कि सभी छात्रों में उपकार की भावना उत्पन्न करना, उपकार का महत्व समझाना और छात्रों को उपकार से संबंधित बातें बताना। सहायक सामग्री नॉर्मली वही है, श्यामपट्ट, श्वेत व्यक्तिका, झाड़न, संकेतक और अन्य उपयोगी सामग्रियां। इसमें पूर्व ज्ञान क्या होता है छात्रों का? कि सब छात्र एक दूसरे की मदद करना जानते हैं, समझते हैं वो चीज को कैसे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो इसमें प्रस्तावना प्रश्न है जो पूछे जाते हैं नॉर्मली। पहला है कि भूखे को क्या देना चाहिए? छात्र आंसर देते हैं कि भोजन। दूसरा, भोजन देकर हम उन पर क्या करते हैं? छात्र बोलता है मदद या उपकार। तो टीचर का क्वेश्चन करता है कि उपकार से आप क्या समझते हैं? तो यही बच्चा सोच में पड़ जाता है कि क्या फोटो क्लिक करना है, बस उसके बाद तो निरंतर हो जाता है। अभी नहीं पढ़ना शायद अच्छा, बाद में इसका उद्देश्य कथन है बाद में करना कि छात्रों आज हम उपकार का बदला नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अब इसमें प्रस्तुतिकरण ऐसा है, छोटी सी 4-5 लाइनों की कहानी है। सोमन एक गरीब आदमी था, वह अपने गुजारे के लिए पंखे बेचता था। वह जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठता था, तभी पास के जंगल से एक बंदर आता था और सोमन उसको कुछ ना कुछ खाने को देता था। एक दिन सोमन को पंखे की बिक्री नहीं हुई तो उसने बंदर को खाने के लिए कुछ नहीं दिया। तो उस दिन बंदर ने 2 पंखे ले जाकर किसी के घर में फेंक दिए और एक पपीता तोड़कर सोमन को खाने के लिए दे दिया। तो जो पपीते का मालिक था उसको ये लगा कि ये मेरे ऊपर उपकार है कि उसने मेरे को पंखे दिए, तो उसने फिर इसका मूल्य चुका दिया उस पंखे वाले।